अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक और टॉपिक जो कि है अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग। तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना बेसिकली एक ख़ास किस्म का चेस्ट पेन होता है जो कि आपको हार्ट के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर फील होता है। अब एंजाइना में बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक काज होता है जिसकी वजह से ये बाद में जाके अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो एंजाइना जो है वो हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का सबब जो है वो बन सकता है। सो हमने यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ किया है। जो आपको दो ऊपर दिखाए गए हैं ये एट्रियाज हैं, जो नीचे शो किए गए हैं दो पोर्शंस ये आपके पास वेंट्रिकल्स हैं, और यहाँ जो आपको दिखाया गया है ये आपके पास कार्डिक मसल्स हैं जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंप करने की सलाहियत रखता है। और हार्ट को इटसेल्फ जो ब्लड सप्लाई होती है उस ब्लड सप्लाई को हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशंस। ठीक है, एक होती है जनरल सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो खून की सप्लाई है जो कि दिल से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ होती है, उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जबकि दूसरी सर्कुलेशन होती है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में भी इटसेल्फ ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद होती हैं। ये ब्लड वेसल्स किसको ब्लड सप्लाई करती हैं? ये ब्लड वेसल्स स्पेसिफिकली हार्ट को जो है या हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं ताकि हार्ट मसल्स अपना प्रॉपर काम जो है वो कर सकें। अच्छा जी, सो एंजाइना बेसिकली क्या है? एंजाइना इज अ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट इज कॉल्ड एंजाइना। इसको हम एंजाइना पेक्टोरस भी कहते हैं। इट इज़ द मेजर काज ऑफ हार्ट डिजीज। इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। इट इज़ सवेयर। ये जो पेन होता है, ये तकलीफ जो है वो सवेयर होती है, सडन अचानक से होती है। और कहाँ कहाँ पे फील होता है ये पेन आपको? ये पेन आपको मोस्टली चेस्ट वाली साइड पे जहाँ पे आपका हार्ट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, वहाँ पे फील होता है। आपको आपके जॉज यानी कि जबड़ों में ये जबड़ों तक ये दर्द आपका जाता है, साथ साथ आपकी गर्दन को और आपके बाजुओं को भी ये मुतासिर करता है। ठीक है, उसकी बेसिकली रीज़न क्या होती है? एंजाइना क्यों होता है? एंजाइना की बेसिक रीज़न ये होती है कि जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं जो कि हार्ट के अराउंड मसल्स मौजूद हैं, इन मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं इनमें पेन होना शुरू हो जाता है। अब हमने यहाँ पे काज मेंशन की है। इट अकर्स ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई टूवर्ड्स द कार्डिक मसल। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो कार्डिक मसल्स हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है। जिस तरह से हमारे बॉडी के बाकी मसल्स को और सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसी तरह से हमारे कार्डिक मसल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और कार्डिक मसल्स को किस सिस्टम के ज़रिए से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है? कोरोनरी सर्कुलेशंस के ज़रिए से। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो, कि जो हमारे पास कोरोनरी ब्लड फ्लो है उसमें क्या हो जाती है? ऑक्सीजन जो है वो नाकाफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट के इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ पे मसला होता है। तो इसकी वजह से ये जो मसल जो कि आपके चेस्ट के अंदर पेनिट्रेट हुए हुए होते हैं, यहाँ पे आपको पेन होना शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड एंजाइना। अब एंजाइना की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के एंजाइना होते हैं। एक होता है स्टेबल एंजाइना, या दूसरे अल्फाज में हम इसको टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है अनस्टेबल एंजाइना, और जो थर्ड टाइप हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड वेरिएंट एंजाइना या प्रिंस मेटल एंजाइना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्टेबल एंजाइना। जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि ये एक ऐसी टाइप है एंजाइना की जिसमें, या पेन की एक ऐसी टाइप है जो कि आपको नॉर्मली पेन उस वक्त डेवलप होता है जब हम वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो उस वक्त बॉडी में हमें क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सो अगर हमारी जो हार्ट के मसल्स हैं इसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो हमें चलते चलते एकदम से चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। दैट इज, इसे हम स्टेबल इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप बैठ जाते हैं तो आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो हार्ट तक प्रॉपरली पहुंचना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर पहुंचना शुरू हो जाती है, और ये एंजाइना जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट करने से या बैठ जाने से, आराम करने से ये एंजाइना ठीक हो जाता है। लिहाजा इसको स्टेबल एंजाइना या टिपिकल एंजाइना कहा जाता है। सो
इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन दैट हैपन्स व्हेन योर हार्ट मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि आपके हार्ट के मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो आपके हार्ट के मसल्स में पेन होता है उसको आप स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ये मोस्टली होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वॉक और गोज़ अवे विद रेस्ट, और ये ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप अपने वॉक को छोड़ के, एक्सरसाइज को छोड़ के रेस्ट में की कंडीशन में वापस आते हैं, इसलिए हम इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है उसको आप कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। जैसे कि नाम बता रहा है कि ये एंजाइना उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक आप इसको प्रॉपर मेडिकेशन के जरिए से ट्रीट ना करें। ये एक ऐसी कंडीशन है व्हेन योर हार्ट डज नॉट गेट इनफ ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट मसल्स हैं यहाँ पर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं जा पा रही। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद होती है, लिहाजा ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहाँ पे नहीं होती। इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। सो ये जो एंजाइना है ये क्या कर सकता है, ये हमारे हार्ट में अटैक का बाइस बन सकता है। इट कैन नॉट गोज अवे विद रेस्टिंग। इसमें अगर आप बैठ जाएंगे और तो ये आपका ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। प्रॉपर मेडिकेशन इस्तेमाल करने से ही अनस्टेबल एंजाइना को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल में फ़र्क ये है कि जो स्टेबल है वो रेस्ट करने से वापस आपकी बॉडी नॉर्मल पर आ जाती है, जबकि जो अनस्टेबल है उसमें रेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। फिर आता है प्रिंज़मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना। इसके दोनों नाम हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, किसी वजह से किसी इन्फेक्शन की वजह से या हमारी बॉडी में फैटी एसिड ज़्यादा होने की वजह से ये जो आर्टरीज हमारे मसल्स की तरफ आ रही हैं, कोरोनरी आर्टरीज कार्डिक मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं। इन आर्टरीज के अंदर कोई स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म से मुराद है इनमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है। जब इनमें ब्लॉकेज आ जाता है तो ये जो आर्टरीज होती हैं ये प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही होती हमारे पास, हमारे हार्ट के मसल्स को। जाहिर है इसको रेस्ट करने से ये ठीक नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और इस ब्लॉकेज को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो वेरिएंट एंजाइना स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना के दरमियान की कंडीशन है। इसमें आपने वर्ड याद रखना है कि इसमें हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है वो स्पैज्म हो जाती है। एज कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट मसल, दस देयर इज लेस ब्लड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टूवर्ड द हार्ट मसल्स डैट काज चेस्ट पेन। और इससे भी क्या हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है। तो इसमें भी आपको किसी हद तक मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाता है कि अगर हमारे पास एंजाइना हुआ हुआ है किसी पेशेंट को तो हम कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो उसको लगा सकते हैं। तो एंजाइना के ट्रीटमेंट में हम 3 तरह की मेडिसिन आपकी बुक के अंदर, कोर्स के अंदर मौजूद हैं। एक है आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन, सेकंड है आपके पास प्रोप्रानोलोल और थर्ड ड्रग है आपके पास वेरापामिल। सबसे पहले अगर हम हेडिंग देखें तो नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में कहा गया है कि ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। प्रोप्रानोलोल आपने पीछे पढ़ी है सिंपैथेटिक एंटेगोनिस्ट ड्रग में। ये क्या करती है, ये बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती है। इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। अगर आपने प्रोप्रानोलोल देखनी है तो आप जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर जाके उसको चेक कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऐसी दवाई जो कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी उसको हम वेरापामिल कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डिटेल डिस्कस की है वो नाइट्रोग्लिसरीन की करनी है और वेरापामिल की करनी है। पेपर में आपसे प्रोप्रानोलोल भी पूछा जा सकता है बट उसको आप पिछले लेक्चर से जाके देख लेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोग्लिसरीन को डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि नाइट्रोग्लिसरीन कौन सी ड्रग है। ये वो ड्रग है जो कि एंजाइना को ट्रीट करती है। इसकी काइनेटिक्स क्या है हमेशा याद रखिएगा। सबसे कॉमन ड्रग जो कि एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। ये एनजीसिड के नाम से मार्केट में आपको मिलती है। बहुत छोटी सी दवाई होती है। इसको हम जैसे ही पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रहा हो तो फौरी तौर पर उसको ज़बान के नीचे रखते हैं। ये विद इन मिनट्स यानी कि 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये बॉडी के अंदर डिजॉल्व होती है, प्रॉपरली बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है और एंजाइनल अटैक को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। ये याद रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन ओरल नहीं ली जाती।
और नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल ली जाती है। सबलिंगुअल क्यों ली जाती है? क्योंकि आपको पता है कि ज़ुबान के नीचे बहुत सारे कैपिलरीज का एक प्रॉपर जाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवे की वजह से जो ड्रग है वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होती है और अपना इफेक्ट जो है वो शो करती है। तो इसको आप सबलिंगुअली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ट्रांसडर्मल पैचेस यानी स्किन के ऊपर पैच की शक्ल में भी अप्लाई किया जाता है, वहाँ से ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये ड्रग बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तकरीबन 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये बॉडी के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और आपके चेस्ट पेन को ठीक कर देती है। जाहिर है एक बंदे को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, तो वो बहुत सीवियर होता है और इस कंडीशन में हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो हमें फौरी तौर पर ऐसी दवाई चाहिए होती है जो फौरी तौर पर पेशेंट को स्टेबल कर सके। ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है लिवर से और यूरिन के जरिए से ये एक्सक्रीट होती है। अब आ जाएं कि नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे हमारे एंजाइना के अटैक को ठीक करती है। तो जब हम नाइट्रोग्लिसरीन खाते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होती है नाइट्राइट आयंस के अंदर, ठीक है। नाइट्राइट आयंस फिर मजीद कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, और नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो कि वैजोडाइलेटर होता है। सो अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, कोई ब्लॉकेज हुआ हुआ है, कोई स्पैज्म हुआ हुआ है, तो जब हम नाइट्रोग्लिसरीन खाते हैं तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी को जाके डायलेट करती है, वहाँ पे मौजूद स्पैज्म को ख़त्म करती है, वहाँ से ब्लड के फ्लो को बेहतर करती है, ब्लड की सप्लाई को अच्छी करती है और प्रॉपर ऑक्सीजन हार्ट के मसल्स को पहुंचा देती है। सो इन बॉडी नाइट्रोग्लिसरीन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट which is a vasodilator and dilate coronary vessels. It also decrease heart workload. इसके साथ साथ ये क्या करती है कि दिल जो तेजी से काम कर रहा होता है, दिल के ऊपर वर्कलोड जो ज़्यादा होता है, ये दिल के वर्कलोड को भी क्या करती है, कम करती है। लिहाजा ये काज करती है स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टुवर्ड द हार्ट मसल। लिहाजा ये हार्ट के मसल्स को प्रॉपर और स्मूथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यूजेस कहाँ आते हैं कि इस ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं हर किस्म के एंजाइना के लिए, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो अनस्टेबल है। वैसे स्टेबल में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना में इसको यूज़ कर सकते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि स्टेबल में पेशेंट रेस्ट करता है तो फौरी तौर पर वो रिकवर नहीं करता, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि स्वेलिंग एंड बर्निंग इन द आर्म्स, हैंड्स और फेस। किसी हद तक आपको फील होता है कि आपके हाथ, पाँव और फेस के ऊपर हल्की सी जलन महसूस होती है, लेकिन ये कुछ पेशेंट्स में होती है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। पोस्टरल हाइपोटेंशन इसका प्रॉपर एडवर्स इफेक्ट है। पोस्टरल हाइपोटेंशन का क्या मतलब है? हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का कम होना। हाइपो मीन कम, टेंशन मीन ब्लड प्रेशर। पोस्चर का मतलब है जब आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी वजह से समटाइम्स ब्लड प्रेशर में तब्दीली आती है। यानी कि जैसे ही अगर आप लेटे हुए हैं और आप लेटने के बाद अगर आप उठ के बैठते हैं तो एकदम आपको चक्कर आते हैं और आपका ब्लड प्रेशर आपको फील होता है कि लो हो रहा है। या अगर आप बैठे हुए हैं और एकदम से आप खड़े होते हैं तो आपको फील होता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन ये है कि अगर आप अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं और उस चेंज की वजह से आपकी बॉडी में चक्कर फील होते हैं और आपको ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। सो जब पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन इस्तेमाल करता है तो उसे हम कहते हैं कि आपने प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर आपने उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है तो सहारे के साथ चलना है, इस तरह से एकदम से खड़े नहीं होना या एकदम से आपने नहीं बैठना। साथ साथ उनमें डिजीनेस यानी कि गनूदगी भी किसी हद तक होती है क्योंकि बॉडी अपने नॉर्मल लेवल पे वापस आ रही होती है, बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, लिहाजा थोड़े सा पेशेंट को सुकून आता है और वो गनूदगी में चला जाता है। सेकेंड ड्रग जो हमारे पास आती है डेट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसको हम कहते हैं विरापामिल। ये ड्रग आपकी आगे जाके भी काम आएगी, तो इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। फार्माकोकाइनेटिक्स किया है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बिल्कुल सिंपल है कि इसको हम ओरली इंटेक करते हैं, बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, बॉडी में लीवर इसको तोड़ता है, मेटाबोलाइज करता है और ये आपके यूरिन के जरिए से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। फिर आ जाता है इसकी फार्माकोडायनामिक्स के, ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या करती है। इसमें हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आता है कि जब कैल्शियम गोज, अच्छा याद रखिएगा, जब किसी भी चीज़ के अंदर के अगर आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा हो, ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर अगर आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, प्लेटू फेज हार्ट का अगर आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है तो उसमें हमने फेज में हम एक फेज में पढ़ते हैं कि जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एंटर होता है। तो याद रखिएगा जब भी किसी मसल के अंदर या सेल के अंदर कैल्शियम एंटर होता है तो वो क्या करता है, उस मसल की या उस सेल की कॉन्ट्रैक्शन काज करता है।
ठीक है। अब हमने, क्योंकि हमारा हार्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो हमने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि हार्ट क्या हो रहा है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हमने हार्ट का वर्कलोड क्या करना है, कम करना है। सो हम हार्ट पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ये दवाई क्या करती है, ये हार्ट के अंदर कैल्शियम की एंट्री को रोक देती है। जब कैल्शियम अंदर एंटर नहीं होता तो हार्ट प्रॉपरली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो नॉर्मल रूटीन से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू करता है, जिसकी वजह से दिल को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती कॉन्ट्रैक्शन करते हुए, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गई है, रिलैक्स हो गई है, कम हो गई है। सो ये इस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। व्हेन कैल्शियम गोज इनटू द कार्डिक मसल्स इट काज कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कैल्शियम हार्ट के मसल्स के अंदर जाता है या सेल के अंदर जाता है तो ये मसल्स की या सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। जितनी ज्यादा हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, हार्ट उतनी तेजी से ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ फेंकता है, यानी कि अब हार्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है। हमने हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। एज विरापामिल इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि ये दवाई के बारे में हमने ऊपर ऊपर लिखा है कि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। सो इट इनहिबिट्स एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द मसल। लिहाजा ये मसल के अंदर या सेल के अंदर कैल्शियम को एंटर होने से रोक देती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब हार्ट मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई भी कम चाहिए होगी। देखिए हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास ये हार्ट होता है और हार्ट के अराउंड हमारे पास कार्डिक मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल्स को ब्लड की सप्लाई आ रही होती है कोरोनरी आर्टरीज के जरिए से। अब अगर हार्ट तेजी से काम कर रहा होगा, हार्ट वर्कलोड ज़्यादा कर रहा होगा, तो हमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होगी कार्डिक मसल्स के लिए। अगर हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस को कम कर दें, हार्ट की मूवमेंट को कम कर दें, हार्ट तेजी से कब काम करता है, जब इसके अंदर कैल्शियम एंटर होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को जल्दी 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 बाहर फेंकता है। अगर मैं कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर दूंगी तो हार्ट क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, इतना काम करेगा कि नॉर्मल हो जाएगा। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा तो उसको ऑक्सीजन भी कम चाहिए, उसको ब्लड की सप्लाई भी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो इस केस में हमने आर्टरीज के ऊपर, कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर कोई काम नहीं किया। हमने क्या किया है, हमने हार्ट की ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड को कम कर दिया। तो एंजाइना को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं, या तो जो कोरोनरी आपकी आर्टरी के अंदर स्पैज्म हो गया है उसको आप ठीक करके हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपर कर सकते हैं, या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप हार्ट को ही कहें कि वो बहुत तेजी से काम ना करें, वो आराम से काम करे, ताकि उसको कम ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई चाहिए हो। तो विरापामिल बेसिकली हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देती है, ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करने देती, लिहाजा आपके हार्ट मसल्स ज़्यादातर रिलैक्स रहते हैं, जिसकी वजह से जितना भी उसको ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई मिल रही होती है वो उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए क्या होती है, काफ़ी होती है। सो उसके बाद आ जाता है कि विरापामिल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। विरापामिल को हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, इसको हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, और एरिथमियाज को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जब हम आगे जाके एरिथमियाज का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम विरापामिल का नाम पढ़ेंगे, बट वहाँ पर मैं ड्रग आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, आप यहीं से इसको याद कर लेंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि विरापामिल खाने से किसी हद तक आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि हार्ट कम काम कर रहा है तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डेट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। क्योंकि अब हार्ट कम काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, तो सम टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, तो पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में भी जा सकता है, और साथ साथ ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को भी किसी हद तक डिस्टर्ब करता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए एंजाइना का टॉपिक जो है वो आसान हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।